सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हो गया था, है ना। चलो आज का हम मेन टॉपिक ले लेते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बाद में वी कैन टेक फैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। द फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। द फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, एक एक को करके टेकल करेंगे, लेकिन पहले कंबाइंड लिख लेते हैं। देखो भाई, एक तो एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करेगी। एटम का साइज जितना बड़ा होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर होगा, है ना, उसको निकालना उतना ही आसान होगा। ओके, सो सबसे पहला जो फैक्टर आप लिखोगे वो होगा एटॉमिक साइज। ओके, अब किसका कितना वेटेज है ना, कहां पर वो इफेक्ट काम करते हैं, इसके अंदर सब हम एक एक करके सारे क्वेश्चन की फॉर्म में मिलेंगे और कुछ वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको नोट करूंगा। एटॉमिक साइज। सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला न्यूक्लियस की तरफ एक ही चार्ज है, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो न्यूक्लियस के ऊपर अगर चार्ज ज्यादा है तो डेफिनेटली आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑन वन पार्टिकल, चार्ज ऑन सेकंड पार्टिकल डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो आर है वो तो इसमें आ गया एटॉमिक साइज में, है ना। एटॉमिक साइज बड़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, आयनाइजेशन एनर्जी कम। चार्जेस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो चार्ज फिक्स हो गया, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज वेरी कर सकता है ना। सो सेकंड जो फैक्टर होगा दैट विल बी न्यूक्लियर चार्ज। दिस इज द सेकंड फैक्टर। ओके जेंटलमैन, दिस इज सेकंड फैक्टर। फिर हम तीसरा फैक्टर लेंगे, थर्ड वन इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका भाई? अब एक बात सोचिए, ये जो न्यूक्लियस है और भाई एक ऑर्बिट, दो, तीन, चार, पता नहीं कितने ऑर्बिट हैं, हम चौथे ऑर्बिट को मान लो हम कंसीडर कर रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, है ना, बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, क्या ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेंगे थोड़ा सा, या फिर इसके डायरेक्ट इंटरेक्शन को नहीं रोकेंगे, ये बीच में स्क्रीन का काम नहीं करेंगे? करेंगे। तो अब इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, कौन से इलेक्ट्रॉन का? इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन का। इंटरवेनिंग मतलब बीच में आने वाले इलेक्ट्रॉन। हाँ, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो हम देखेंगे कम है या ज्यादा है, सबका अपना अलग अलग रहता है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जेंटलमैन। नंबर 4, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, अब देखिए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये मेरा s में भी हो सकता है जो मैंने कंसीडर किया है, ये मेरा p ऑर्बिटल में भी हो सकता है, d में भी हो सकता है, f में भी हो सकता है। एक दिन हमने डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका होगा? उसी का होगा जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होगा, सबसे क्लोज ज्यादा ये होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट का है, लेकिन सब सेल अलग अलग होने की वजह से कुछ न्यूक्लियस के पास होंगे, कुछ न्यूक्लियस से दूर होंगे, है ना। कुछ अच्छे से पेनिट्रेट करेंगे। पेनिट्रेट का मतलब ये है कि वो न्यूक्लियस को देख पा रहा है, न्यूक्लियस को देख पा रहा है इजिली। ऐसा नहीं जैसे मान लो भीड़ है ना, फेयर है, काफी बड़ा मेला लगा हुआ है, और कई बार जैसे अपनी जान पहचान का कोई बंदा दिख जाता है, बीच में भीड़ है, उधर कोई बंदा है, तो एक झलक सी लगती है ना। तो वो जो झलक जो लगी है ना, यानी कि हमारी आईज ने उसको पेनिट्रेट किया है उस भीड़ को, राइट, उसको देखने के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है इस खुद इलेक्ट्रॉन का, कि वो कितना अच्छे तरीके से न्यूक्लियस को देख पा रहा है। हम इस तरीके से इसको टेकल करेंगे। नंबर 5th इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमने एक जगह पे पढ़ा था हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीटली हाफ फील्ड and completely full filled electron configuration are more stable than the
अदर्स। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन इससे जब निकालेंगे ना तो भाई ये तो स्टेबल है, स्टेबिलिटी को खोना नहीं चाहेगा, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन नहीं नहीं, अगर आप मुझे बाहर निकालोगे तो भाई ये एटम अनस्टेबल हो जाएगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, लाइक दैट। मतलब एक सेंस बनती है कि भाई कोई भी सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहेगा, तो हमें उसको अनस्टेबल बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने लगेगी। इसमें एक एक करके आएंगे, ऑल दीज आर द 5 रीजंस। ओके, और कोई छोटा मोटा होगा तो वो डिस्कस कर लेंगे, नो इश्यू। दीज आर द मेन 5 फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स। ओके, इसको फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम किसी एक इफेक्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। होगा, चलिए देखो बेटा, सबसे पहले हम लेते हैं एटॉमिक साइज को। एटॉमिक साइज, तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, पॉइंट की टर्म में बात करते हैं। एटॉमिक साइज, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन सकता है कि भी आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, ओके, एटॉमिक साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें आप एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि एज द साइज ऑफ एटम, एज द साइज ऑफ एटम, या एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हो, इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, बिटवीन इलेक्ट्रॉन, और आप यहां पे बोल सकते हो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें आउटर मोस्ट को निकालना होता है, बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेस। अगर ये इंक्रीज होगी तो अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। सो वी हैव टू सप्लाई लेस एनर्जी, सो वी हैव टू सप्लाई लेस एनर्जी, किसके लिए भाई, लेस एनर्जी टू इजेक्ट दैट इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट दैट इलेक्ट्रॉन, एंड hence ionization enthalpy is inversely proportional to atomic size. This is the basic funda, okay, इसमें और कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉर्मली ऐसा देखा गया है, नॉर्मली ऐसा देखा गया है इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है भाई, जैसे लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, लाइक दैट। तो इसका साइज भाई इतना सा है, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया, इसका साइज और ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसे करके साइज बढ़ते जाते हैं। तो डेफिनेटली आयनाइजेशन एंथैल्पी यहां से यहां तक जाते जाते क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज होती चली जाएगी। ओके, और अगर आप इसका डाटा भी लिखना चाहते हो, क्योंकि डाटा इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि भी आप उसको मेमोराइज करो या कुछ भी करो, ओके, डाटा इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। वैसे थोड़ा सा एक वो कर सकते हो कि भी जैसे लिथियम की जो है ना 520 किलोजूल पर मोल है, ओके, इसकी 498 है फॉर एग्जांपल सोडियम की, पोटासियम की 419 किलोजूल पर मोल है, लाइक दैट यू कैन समथिंग यू कैन कोरिलेट। इसके और इसके बीच में डिफरेंस देखो बेटा कितने का है, 498 से 520 लगभग 20 का, यहां से यहां लगभग 60 के आसपास, ओके। 419 काफी ज्यादा डिफरेंस है, 498 से सीधा 419, ओके। ये जो डिफरेंस है ना, ये कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, वो एक अलग चीज है, फिर इसके बाद में और कम होती चली जाएगी, जैसे 403 लाइक दैट, 403 किलोजूल पर मोल। और अगर मैं लास्ट वाले की देखूं, सीजियम की 374 है, सीजियम की 374 किलोजूल पर मोल है, ठीक है। इतना डाटा आप अपनी कॉपी में लिख के रखो, ओके। आयनाइजेशन एनर्जी की एसआई यूनिट नॉर्मली जूल पर मोल होती है, क्योंकि एक मोल के लिए निकालना होता है, लेकिन अब इसके पीछे 3 जीरो लगाओ भाई, वो इतना कंपरसम डाटा हो जाएगा, तो जूल को हम क्यों किलो जूल में बदल लें, ये सारे किलो जूल में है, किलो जूल पर मोल, ओके।
बस एक दिमाग में इतना रखना जरूर कि भी एल्कली मेटल का 500 की रेंज में शुरू होता है और 300 की रेंज में जाके खत्म होता है। इतना तो कर सकते हैं, है ना, इतना कर सकते हैं ना। ये जो डिफरेंस है ये कम ज्यादा है, ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे यहां से यहाँ डिफरेंस 20 समथिंग मान लो, बट यहाँ से यहाँ डिफरेंस देखो 60 के आसपास हो गया, 60-70 बोल सकते हैं। फिर यहाँ से यहाँ फिर कम हो गया, फिर यहाँ से यहाँ फिर ज्यादा है ना। तो वो क्यों आया, उसके अंदर और भी बहुत सारे रीजन है ना। बट एक जनरल ट्रेंड ये है एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस। रीजन क्या है, ये है। ओके, नाउ लेट अस मूव इन ए पीरियड। पीरियड में हम कैसे मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज का वेरिएशन क्या रहता है, जनरली क्या रहता है, तो वही ट्रेंड हो जाएगा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड जनरली इंक्रीज हो जाएगी। ये वेरिएशन हमें उल्टे आएंगे बेटा। जैसे ग्रुप में अगर ये डिक्रीज हो रही है ना तो डेफिनेटली पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। अपोजिट वो आते हैं क्योंकि भाई एक तरफ साइज बढ़ रहा है, दूसरी तरफ साइज कम हो रहा है। और एटॉमिक साइज पे तो सब कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है ना, सब कुछ, एवरीथिंग, यू कैन से एवरीथिंग विल डिपेंड। सो लिथियम के बाद में बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इट इज द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक साइज क्या होगा, नॉर्मली बड़ा होता है ना। फिर धीरे धीरे ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये साइज डिक्रीज होता जाता है। लेकिन ये वाला जो है नियोन, क्योंकि हम यहाँ पे वंडरवॉल रेडियस मेजर करते हैं, ये इंक्रीज हो जाता है। यस, क्योंकि यहाँ पे हम वंडरवॉल करते हैं, वो कैटेगरी अलग ही होगी। तो भी अकॉर्डिंग टू दिस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, so ionization energy increases generally। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, वो हम क्वेश्चन की फॉर्म में लेंगे, ठीक है ना, वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये एक जनरल डाटा मैंने आपको दिया बेटा एटॉमिक साइज का, ठीक है। और अगर इसमें देखा जाए तो लिथियम की कहां से शुरू होगी, लिथियम की जैसे उसमें 520 से, ठीक है, लिथियम से लेके और फ्लोरीन तक आते आते देखो भाई, लिथियम में 520 के बाद में लगभग 800, ठीक है, 800 के बाद में भाई फिर कम हो जाएगी थोड़ी सी, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर कम, थोड़ा सा मतलब वेरिएशन है, लेंगे क्यों है वो देखेंगे। फिर फ्लोरीन यहां तक आते आते है ना 1600 के आसपास हो जाती हुई, वेरी नियर टू 1600, 500 to 1600 किलोजूल पर मोल। यानी कि फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। ये इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है। ओके, सो दिस इज द जनरल ट्रेंड जो हमने यहाँ पे देखा। अब हम अपने सेकंड फैक्टर को, जो कि क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पे एक चीज देखो बेटा, जब हम पीरियड में मूव करते हैं ना, नॉर्मली साइज, ये जो मैंने यहाँ पे दिया है ना, जो साइज का जो फैक्टर है, एक्चुअल में साइज डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन ये जो डिक्रीज इन साइज है ना, दिस इज वेरी स्मॉल। जो डिक्रीजिंग साइज का जो फैक्टर है, दैट फैक्टर इज नॉट ऑफ टू मच एक्सटेंट। उसका जो मैग्नीट्यूड है, उस फैक्टर का मैग्नीट्यूड वो कम ही है। मेन फैक्टर ये है न्यूक्लियर चार्ज। जब मैं लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम सेल, है ना, इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम सेल, but nuclear charge increases by 1 unit, 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। so force of attraction, ये चीज लिखनी बहुत जरूरी है। so force of attraction between, आपको पता ही है, force of attraction between electron and nucleus, between electron and nucleus क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो and hence we have to supply more energy, we have to supply more energy। तो ये चीज हम लिख सकते हैं, we have to supply more energy। ओके, हमें ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी।
देनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो जेंटलमैन इसमें आप देख सकते हैं लिथियम के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है। लिथियम के ऊपर अगर न्यूक्लियर चार्ज देखा जाए तो +3, यहाँ पे +4, +5, +6, +7, +8, +9 और ये नॉर्मली +10 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इसकी अलग ही दुनिया है ना। सो ये जो यहाँ पे जो ट्रेंड आता है ना आयनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीज होने का, उसमें एटॉमिक साइज का योगदान कम है, न्यूक्लियर चार्ज का योगदान थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, सो नोट इट डाउन, फिर हम अगले फैक्टर में बढ़ेंगे बेटा। होगा, ठीक है। देखो भाई अपना जो थर्ड फैक्टर रहेगा वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। थर्ड फैक्टर हम ले लेते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट का, ठीक है। हमने एक दिन पेनिट्रेशन इफेक्ट को समझाया था कि भी पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, ओके, और पेनिट्रेशन इफेक्ट कैसे वेरी करता है। लिखिए जनाब, थर्ड फैक्टर पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट लिखो भाई, लिखो। the effect by virtue of which sorry the effect by virtue of which an electron is directly in force of line and attracted by nucleus more and more। एक ऐसा इफेक्ट जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ लाइन में उसके साथ अट्रैक्टेड रहता है ज्यादा। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है भाई, है ना, ये आपका हो गया पहला ऑर्बिट, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, और यहाँ पे है मेरा इलेक्ट्रॉन। ओके, अब अगर मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मेरा s ऑर्बिटल में भी हो सकता है, p में भी हो सकता है, d में भी हो सकता है और f में भी हो सकता है, ठीक है। ये मैं ऐसे ले सकता हूं। ओके, जैसे यहाँ पे देखो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये जाता है बेटा 2s1 में, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s में, लेकिन बोरॉन का 1s2 2s2 2p1, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, p सबशेल में। ओके, और अगर d आएगा तो d में भी चला जाएगा। d मिनिमम d कहां से शुरू होता है, 3d से। ओके, तो उसके लिए हमें कौन सा पीरियड लेना पड़ेगा, 1 2 3 4th पीरियड को कंसीडर करना पड़ेगा अगर d को वो लेना है तो भाई इसमें देखिए अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक बार तो s में है, एक बार p में है, एक बार d में है, एक बार f में है, तो पेनिट्रेट कौन करेगा, डायरेक्ट साइट में अच्छे से कौन आएगा। देखिए ये है न्यूक्लियस, ठीक है, इसके जो सबसे नजदीक होगा ना, सबसे नजदीक तो भाई ये हमारा s ऑर्बिटल होता है ना, s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल जो हम बनाते हैं स्फेरिकल से, है ना। The probability to find the electron very near to the nucleus is very high, और आफ्टर दैट वो कम होती चली जाती है। ओके, फिर उसके बाद में भाई p ऑर्बिटल ये एलोंगेटेड होता है। मान लिया कि हमने x एक्सिस वाला बनाया लाइक दिस, है ना, दो लोग ऐसे बन गए, ये p ऑर्बिटल हो गया। सेम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, जिस ऑर्बिट का वो होगा। आफ्टर दैट p के बाद में जो d आएगा वो थोड़ा सा और मतलब वो होगा, डिफ्यूज होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लो dx² - y² वाला बना लेता हूं तो d वाला नॉर्मली फिर यहां से शुरू होगा, ठीक है, ऐसे करके वो और पीछे तक चला जाएगा, ठीक है, ऐसे करके और पीछे तक आ जाएगा, और यहाँ इस साइड में आपके चलेगा y एक्सिस में, क्या चलेगा आपके y एक्सिस में आपका चला जाएगा dx² - y² फॉर एग्जाम्पल। और f ऑर्बिटल तो और ज्यादा डिफ्यूज होता है, तो सबसे नजदीक जो होगा सेम ऑर्बिट में वो होगा s इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे मैं डायग्रामेटिक दिखाने के बाद में एक मैं इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा सकता हूं, क्या, हियर s इलेक्ट्रॉन्स आर नियरेस्ट
s इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम ऑर्बिट, है ना। हियर फॉर द सेम ऑर्बिट, यहां से शुरू करते हैं बेटा, फॉर द सेम ऑर्बिट, फॉर द सेम ऑर्बिट, फॉर द सेम ऑर्बिट s orbital electron, s orbital electrons are nearest to nucleus, nearest to nucleus, and f orbital electron are farthest to nucleus. ओके, ये सबसे ज्यादा दूर होते हैं. कॉन्सिक्वेंटली या एज ए रिजल्ट आप कुछ भी लिख सकते हो. कॉन्सिक्वेंटली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन for s electron, the force of attraction for s electron is maximum, isn't it? Is maximum, but for f orbital electron या f electrons is minimum. ओके, इस फोर्स का इस तरीके से कम ज्यादा हो जाना ही ये पेनिट्रेशन इफेक्ट है ना. इसकी वजह से जो इफेक्ट आया दैट इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट. ओके, तो इस चीज को हम लिख देते हैं. सो due to this effect ionization energy is in the following order, ठीक है. ये तो रहेगा पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर भाई. एस इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा, फिर p इलेक्ट्रॉन्स, फिर d इलेक्ट्रॉन्स और सबसे कम रहेगा f इलेक्ट्रॉन. और ये है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर. मैंने दोनों एक साथ लिख दिए हैं. s इलेक्ट्रॉन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी फिर सबसे ज्यादा हो जाएगी बिकॉज दे आर वेरी नियरेस्ट, एंड आफ्टर दैट p इलेक्ट्रॉन, d इलेक्ट्रॉन एंड f इलेक्ट्रॉन. ओके जेंटलमैन, ये वाला हो गया ना, ये वाला तो हो गया था. ओके, नाउ यू कैन नोट इट डाउन. और इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं. हो गया, कंप्लीट होगा. चलो यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है बेटा. एक तो बेरिलियम टू बोरोन जो इफेक्ट आ सकता है, मैंने आपको बताया था ना कि बेरिलियम से बोरोन में. दूसरा, बेरिलियम के नीचे कौन सा होता है? मैग्नीशियम, और इसके नीचे होता है एल्यूमिनियम. ठीक है, यहां से यहां अगर मैं जनरली देखूं तो क्या होना चाहिए? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों का अपोजिट ऑर्डर है. बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी
इससे ज्यादा है और मैग्नीशियम की इससे ज्यादा। होना चाहिए था क्या, इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी। और एग्जैक्ट वैल्यू की अगर हम बात करें तो भी बेरिलियम की है 899 और बोरोन की 801। बोरोन की कितनी है 801। देखिए जनाब 899 किलो जूल पर मोल और इसकी 801 100 के आसपास है, मतलब जो डिफरेंस है। इसकी है 737 और इसकी है समथिंग लाइक 500 समथिंग। एल्यूमिनियम की है 577 है ना, कम हो गई ना। तो क्वेश्चन यही आएगा, दो बेरिलियम comes after beryllium in a period, generally ionization energy increases but it is decreasing due to fall। तो उसमें सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो आप लिखोगे एनोमलस बिहेवियर जो भी होगा ना, मेनली या तो पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से या स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी जो ऊपर वाले दो हैं वो तो नॉर्मल इफेक्ट है ना, उनसे एनोमलस बिहेवियर नहीं आएगा, उनसे तो जनरल ट्रेंड बनेगा। एनोमलस बिहेवियर आएगा लास्ट के 3 इफेक्ट से। तो यहां पर भाई अगर मैं देखूं तो यहां से यहां पेनिट्रेशन इफेक्ट क्यों ज्यादा हो जाता है। देखो भाई बेरिलियम का जो है ना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वो 1s2 2s2। बोरोन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। हियर वन इलेक्ट्रॉन इज टू बी इजेक्टेड फ्रॉम s ऑर्बिटल, है ना, सेम सेल है। ये वन इलेक्ट्रॉन इज टू बी इजेक्टेड फ्रॉम p ऑर्बिटल। ये तो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा तो भी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा है इसकी, है ना। सेम भी ये वाला मैग्नीशियम का क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोलिए 1s2 2s2 नो 1s2 2s2 अभी तो 2 वाला चलेगा 2p6 1s2 2s2 2p6 एंड आफ्टर दैट 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, थर्ड सेल आ गई इसमें। एल्यूमिनियम में देखो भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 और उसके बाद में 3p1। Here last electron is from s orbital, here the last electron from p orbital। Penetration effect for s orbital is more, so force of attraction is more, so more ionization energy will be for magnesium, that is 737 kilojoule per mole। Understood? तो इसके अंदर ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें बताइए क्या होता है। समटाइम्स क्या होगा ना, जैसे आपको ऐसे दे देगा बेरिलियम बोरोन और कार्बन, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी के बढ़ते या घटते क्रम में लिखो आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप क्या लिखोगे, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा इसमें, बेरिलियम टू बोरोन टू कार्बन, बताइए। बढ़ते हुए क्रम में बताओ, बढ़ते हुए इंक्रीजिंग। हाँ देखो जनरली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, तो जनरली क्या करेंगे बच्चे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाना चाहिए, सॉरी उल्टा, ऐसे है ना, ऐसे लगाना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे बढ़नी चाहिए। लेकिन यस यहां से यहां जो है ना पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है ना बढ़ रहा है ना, यहां इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है तो ये साइन ऐसे हो जाएगा। बाकी इसमें और इसमें तो देखो भाई पेनिट्रेशन इफेक्ट का ज्यादा रोल नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें 2p1 है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें 2p2 है, तो सेम सबसेल है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज वाला जो फैक्टर है वो काम करेगा। दिस इज जनरल एंड दिस इज एक्सेप्शनल, तो दिस विल बी द फाइनल ऑर्डर। हाँ ठीक है, बेरिलियम यस इसकी 1000 की रेंज में चली जाती है, इसकी रहती है आपकी 800 के आसपास और इसकी 900 के आसपास। 9 मतलब 100 का है, 9 800 और 1000 के आसपास। ठीक है ओके हाँ कार्बन की लगभग 1000 की रेंज में रहती है। ठीक है 1000 1100 के बीच में रहती है, ठीक है ना, उतना मान सकते हो आप। समझ में आया ये ऑर्डर रहेगा। ओके या इसको और एग्जैक्टली लिखना चाहो तो सबसे कम क्या हो गया, अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे कम हो गया बोरोन, बोरोन के बाद में बेरिलियम और बेरिलियम ऐसे लिख सकते हैं एग्जैक्टली, दिस इज द राइट आंसर, ऐसे लिखना है। यहाँ पर तो हमने कंपैरेटिव स्टडी किया, लेकिन जब तीनों का देखा तो ये ऑर्डर आएगा, सबसे कम बोरोन, फिर उसके बाद में बेरिलियम एंड आफ्टर दैट कार्बन। ओके थोड़ा सा डाटा अगर आपके दिमाग में रहता है
जैसे मान लो दो बच्चे हैं, एक ने डाटा के साथ उसको एक्सप्लेन किया, एक ने जनरल एक्सप्लेन किया, तो डेफिनेटली आधा मार्क्स या 1 मार्क्स जिसने डाटा यूज किया उसको ज्यादा मिलेगा भाई। तो ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है। थोड़ी सी मेहनत करोगे, डाटा थोड़ा थोड़ा, मैं ज्यादा इसके अंदर नहीं भरवा रहा हूँ, केवल रिक्वायर्ड जहां पे थोड़ी जरूरत पड़ सकती है, और विद इन रेंज भी अगर आपने लिख दिया ना तो वो भी मान्य होता है। जैसे इसकी एग्जैक्ट 1086 है, लेकिन आपने वेरी नियर टू, ऐसे इक्वल टू का साइन न लगा के और ऐसे लिख दिया वेरी नियर टू 1100, तो भी वो डाटा माना जाएगा। ओके, सो दिस इज द आंसर for this question. So should we go for the next effect? After completion of penetration effect, now we will move to screening effect. Screening effect. हाँ, मैंने दोनों इफेक्ट आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं, लेकिन अब यहाँ पे इसकी जरूरत है तो थोड़ा सा हम, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी के उसमें ना जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए हम लिख रहे हैं, लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट देखो भाई, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन आर intervened by the inner orbit electrons। ये चीज लिख सकते हैं। इसका क्या फर्क पड़ेगा? इसका ये फर्क पड़ेगा, पहला इफेक्ट ये पड़ेगा कि वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, द लास्ट इलेक्ट्रॉन is attracted by nucleus but repelled by intervening electron, लिख दो, intervening electrons। उसका क्या फर्क पड़ेगा भाई? उसका ये फर्क पड़ेगा कि भाई the nuclear charge felt by, जो वो महसूस करेगा outermost electron, the nuclear charge felt by outermost electron is less than the expected value, है ना, than the expected value। हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि भाई वो +10 का चार्ज फील करेगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो +10 से कुछ कम करेगा। ओके, रिपल्स। तो अब इन दोनों बातों को कंक्लूड करके मैं ये लिख सकता हूं, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and outermost electron, the decrease in force of attraction between nucleus and outermost electron due to intervening electrons या inner orbit electrons is called screening effect। ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। इसकी डेफिनेशन के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है बेटा, स्लॉटर। ठीक है, स्लॉटर ने क्या किया, इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने का भरपूर प्रयास किया। देखो भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अकॉर्डिंग टू स्लॉटर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू Z, जो एटॉमिक नंबर है, हाँ, क्योंकि वो उसका पॉजिटिव चार्ज होगा, Z माइनस S क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट के मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बीच में ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं
तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट, इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं। इसके दो नेम है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट या फिर डायरेक्टली आप बोल सकते हो स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और भाई ये क्या है हमारा, ये है हमारा न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर, है ना। न्यूक्लियर चार्ज को बताता है ये। तो न्यूक्लियर चार्ज माइनस में ये हो गया, वो किसके बराबर आएगा, जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव को जेड स्टार से डेनोट किया जाता है, या समटाइम्स किसी किसी बुक में जेड के नीचे इफेक्टिव लिख देते हैं, जेड इफेक्टिव लाइक दैट इज इक्वल टू जेड माइनस एस। दिस इज द रिलेशन गिवन बाय स्लैटर। ओके, और स्लैटर ने केवल यहीं तक नहीं रुका, वो इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट किया। और इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए उसने कुछ रूल लिखवाए कि भाई रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ये 5-6 रूल आप फॉलो कीजिए, उसके अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट कीजिए, इसमें से घटाइए, वो आ जाएगा आपका जेड इफेक्टिव। ओके, ये मोस्ट प्रोबेबली आपका 12th क्लास में आएगा। ठीक है, अभी इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट बस इतना याद रखो कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज ए मेजर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। लार्जर द स्क्रीनिंग इफेक्ट लार्जर विल बी दिस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कुछ ऐसे आएगी, जैसे मान लो ये जेड है सोडियम के लिए 11, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे आ गया, जैसे 1.2 आ गया फॉर एग्जांपल, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, 9.8 हो गया, 9.8 लाइक दैट। यानी कि अब वो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो +11 चार्ज को फील नहीं कर रहा है, वो इतने चार्ज को फील करेगा, क्योंकि बीच वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल भी कर रहे हैं, है ना। तो दिस इज द एज पर स्लैटर रूल, दिस इज फाइंड आउट एज पर स्लैटर रूल। समझ में आया ये? समटाइम एस को, ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, कुछ बुक में ये है, कुछ बुक में ये है। ओके, जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा इज नथिंग एल्स, इट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट इफेक्ट को हम ले लेते हैं, दैट इज लास्ट वन, एंड द लास्ट इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मुझे लग रहा है इन सब इफेक्ट में जो है ना काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी इफेक्टिव भी है। ये जो स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये वाला, देखिए भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम चल पड़ते हैं भाई, इसका एग्जांपल लेने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंसीडर करते हैं, राइट, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताने का कष्ट करें भाई, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है, यस 1s2 2s2 7 4 तो हो गए कंप्लीट, हाँ 2p3। क्या मैं 2p3 को ऐसे लिख दूं, 2px1 2py1 2pz1, दिस इज अकॉर्डिंग टू हंस रूल, है ना। अकॉर्डिंग टू हंस रूल इलेक्ट्रॉन आर फील्ड सिंगली फर्स्ट इन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, ठीक है ना। इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल भी बोलते हैं, सेम सब सेल में है तीनों ऑर्बिटल, तो सेम एनर्जी के होंगे। ओके, अब इसकी बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 8, तो इसका आ जाएगा 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1, इट इज लाइक दैट, है ना। 2p4 होगा, उसको मैंने थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट इज कंप्लीटली हाफ फील्ड, कंप्लीटली हाफ फील्ड, लेकिन ये कंप्लीटली हाफ फील्ड नहीं है। एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 2 में एक एक है, तो दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन वाला, बिकॉज एज वी नो द कंप्लीटली हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। क्या आपने ये नोट डाउन किया? ओके, तो इसको हटा देते हैं। यस, अब बताइए, तो भाई मैं क्या पॉइंट लिख सकता हूं यहाँ पे कि एज वी नो दैट, है ना। यहाँ पे मैं रीजन नहीं बताऊंगा कि भी मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊं कि भी हाफ फील्ड अब क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, वो क्वेश्चन जब आएगा तभी करेंगे।
क्यों होता है, उसके दो रीजन मैंने आपको बताए थे। वन इज मोर एक्सचेंज एनर्जी एंड सेकेंड इज मोर सिमेट्रिक, ज्यादा मोर सिमेट्री होता है। एज वी नो दैट completely half filled electronic configuration is more stable, so to eject electron, outermost from नाइट्रोजन हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या कम, हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। वी हैव टू सप्लाई more energy, yes, we have to supply more energy, and hence ionization energy of nitrogen is greater than that of this one। अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होनी चाहिए थी, नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए थी ऑक्सीजन, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज एक बढ़ गया था, एटॉमिक साइज थोड़ा सा कम हो गया था, तो उस हिसाब से तो ये होना चाहिए था। लेकिन पेनिट्रेशन इफेक्ट कोई काम नहीं करेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि लगभग बराबर ही रहेगा, है ना, वेरी नियर टू ईच अदर। लेकिन जो फिफ्थ फैक्टर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी, वो यहाँ पे अच्छा खासा काम करेगा, और उसने इसको एक्सेप्शनली लेस आयनाइजेशन एनर्जी का बना दिया, ज्यादा आयनाइजेशन। नॉर्मली ऐसे होता है लेकिन बन गया ये ऐसे, है ना, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। ठीक है, काइंडली नोट इट डाउन। यही क्वेश्चन आएगा कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड जनरली आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, बट फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन इट डिक्रीजेस, एक्सप्लेन व्हाई। तो उसमें आपको पॉइंट वाइज ऐसे बना के कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये है, इसका ये है, एंड इट इज हैविंग कंप्लीटली हाफ फील्ड, एंड एज वी नो दैट कंप्लीटली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। हाँ, एक चीज आप जरूर कर सकते हो, ब्रैकेट में अगर आपने ऐसे लिख दिया कि भाई ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी एंड मोर सिमेट्री, बस फिर तो क्या है, वो नंबर काट ही नहीं सकता कोई भी चेक करने वाला। ठीक है, आपने मतलब इस चीज को भी एक्सप्लेन कर दिया इतनी थोड़ी सी बात कह के, तो फिर वो समझ जाएगा कि भाई आंसर जो है एकदम परफेक्ट लिखा है, और आपको 3 में से 3 मिलेंगे भाई, डेफिनेटली 3 में से 3, आपका 0.5 भी नहीं कटेगा इसमें से, हमें 0.5 के लिए भी लड़ना है। ओके, अब एक क्वेश्चन का आंसर मुझे दो आप, अब एक क्वेश्चन का आंसर। द नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन रेस्पेक्टिव पीरियड। फॉर एग्जांपल सेकंड पीरियड में कौन है, सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड आफ्टर दैट नियोन। नियोन की आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है, साइज का डिफरेंस तो बहुत ही कम है, लेकिन सबसे ज्यादा है, और वो जो डिफरेंस भी है ना, जैसे फ्लोरीन टू नियोन, वो भी बहुत ज्यादा डिफर करेगा। ओके, तो उसका रीजन क्या है, नोबल गैसेस के केस में तो कंप्लीटली फुलफिल्ड हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यू कैन राइट इट डाउन, नियोन का 1s2 2s2 2p6 कंप्लीटली फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये लीजिए जनाब, कंप्लीटली फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So these are having more stability associated with them due to more exchange energy and more symmetry.
So to eject the electron, we have to supply more and more energy, and hence ionization energy is maximum. Okay, ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लो, ये वाला पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये एंड ये, राइट. नियोन की आयोनाइजेशन एनर्जी है 2080. ओके, 2080. और इससे पहले जो फ्लोरीन है उसकी 1600 के आसपास है ना. देखिए कितना डिफरेंस है. नियोन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है 2080, 2100 के आसपास मान लो भी, और फ्लोरीन की 1600 के आसपास है. लगभग 500 का डिफरेंस पड़ गया है ना. इतने में से में तो जो ना लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है 520 में. ओके, इतना डिफरेंस है, राइट. आर्गन में, आर्गन से पहले क्या था, क्लोरीन, और फिर आर्गन. क्लोरीन की है लगभग 1200 के आसपास. ओके, और आर्गन की जो है वो है 1600, 1500 समथिंग. तो लगभग 400 का डिफरेंस तो यहाँ पर भी, तो काफी ज्यादा डिफरेंस है ना भाई. तो इसमें न तो न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा बढ़ रहा है, 1 यूनिट से तो बढ़ रहा है, न न्यूक्लियर साइज इतना कम हो रहा है ना. अगर मैं कोवेलेंट रेडियस जैसे कैसे भी मेजर कर लूं तो वो भी चीज नहीं है. तीसरा, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ज्यादा वेरी नहीं करता, पेनिट्रेशन इफेक्ट भी ज्यादा वेरी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, राइट. तो ले दे के लास्ट में कौन बचता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द मेन रीजन. ओके, इसमें आप ये वाली वैल्यू जो है ना बेटा, इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, नियोन की, ठीक है. हाँ, इसको याद करने की कोशिश करो अगर हो जाए तो. ओके, या वेरी नियर टू 2100 ऐसे भी आप कर सकते हो, राइट. वेरिएशन हमने करवा ही दिया. अगर सभी फैक्टर को अगर मिलाया जाए तो एक काम कीजिए, एक काम मैं आपको देता हूं. लिथियम से लेके, हाँ भाई, लिथियम से लेके नियोन तक अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाए कि लिथियम टू बेरिलियम टू बोरोन टू कार्बन टू नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन टू फ्लोरीन टू नियोन कैसे होना चाहिए, अगर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर बनाई जाए तो ये ग्राफ कैसे आना चाहिए. हाँ, इधर एटॉमिक नंबर और इधर ये आयोनाइजेशन एनर्जी, बताइए. जैसे मान लो एटॉमिक नंबर 3, यहाँ पे ये नॉर्मली आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे बढ़नी चाहिए, है ना. लेकिन देखते हैं, लिथियम से बेरिलियम बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी, ठीक है. फिर उसके बाद में नीचे आएगी, नीचे आ गई, मतलब लगभग थोड़ी सी नीचे आएगी, है ना, 100 के आसपास. फिर उसके बाद में कार्बन बढ़ जाएगी, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन बढ़ेगी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका स्टेबल भी हो गया इसके कंपैरिजन में, और वैसे भी बढ़नी थी तो बढ़ गई. फिर उसके बाद में ऑक्सीजन की, इसके, हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन की इतनी ज्यादा बढ़ गई ना, नाइट्रोजन की इतनी ज्यादा बढ़ गई तो ऑक्सीजन की क्या थोड़ी सी कम हो जाएगी. फिर उसके बाद में फ्लोरीन की बढ़ जाएगी, है ना, और इसकी नियोन की तो और ज्यादा बढ़ेगी. ये ग्राफ आएगा, ठीक है, ये ग्राफ आएगा. यानी कि 2 बार डिक्रीमेंट हुआ, बेरिलियम टू बोरोन एंड नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, स्लाइटली डिक्रीमेंट हुआ, स्लाइटली डिक्रीमेंट. ये देखो, ये स्लाइटली, ठीक है. ये ग्राफ बना लो बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन. ओके, तो इसमें 2 एनएमएलएस बिहेवियर आ गए जो हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं. ओके, ग्रुप में कोई एनएमएलएस बिहेवियर नहीं है, क्योंकि ग्रुप के अंदर जो है ना, पांचों के पांचों फैक्टर. अब एक थोड़ा सा स्मॉल डिस्कशन हम करेंगे वेरिएशन इन ए ग्रुप के ऊपर, वेरी लिटिल में. एक आपको ओवरव्यू मिलेगा पांचों इफेक्ट का. हाँ, नोट डाउन कर लिया वो ग्राफ. ओके, देखो भाई, ये ओवरव्यू क्या कहता है. मुझे पता है कि भाई लिथियम टू सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम को छोड़ दो, रेडियो एक्टिव है. आयनाइज एटॉमिक साइज, अब ये देखते हैं पांचों फैक्टर जो हमारे एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज का जो फैक्टर है वो हमारा क्या क्या करना चाहेगा भाई, आयनाइजेशन एनर्जी को डिक्रीज करना चाहेगा, है ना. डिक्रीज, डिक्रीज एंड डिक्रीज. ओके, एटॉमिक साइज के बाद में न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज
देखो भाई यहां से यहां न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, यहां से यहां भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अकॉर्डिंग तो बढ़नी चाहिए, तो ये वाला फैक्टर इंक्रीज करेगा, है ना। ठीक है भाई, दो फैक्टर ने एक दूसरे को काउंटर किया, है ना। चलिए यहां पर एक नई सेल ऐड होने की वजह से डिक्रीज होते जा, तीसरा फैक्टर आ गया आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट में देखो यहाँ पे 2s1 है लास्ट में इलेक्ट्रॉन, ये भी s में है, ये भी s में है, ये भी s में है और ये भी s में है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट छोड़ दो। फिर उसके बाद में स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट देखो भाई यहां पर न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट के बीच में एक ऑर्बिट, इसके बीच में दो ऑर्बिट आ जाएंगे, इसके बीच में जो आएंगे तीन, तो एक बात बताइए क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा फ्री होगा इजिली, तो ये जो फैक्टर है ये डिक्रीज करना चाहेगा, है ना, डिक्रीज डिक्रीज एंड डिक्रीज। अब बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला सबका सेम होगा, है ना, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि न तो कंप्लीटली हाफ फील्ड वाला कुछ आ रहा है चक्कर ना और कुछ, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं। तो देखिए जनाब, दो फैक्टर तो डिक्रीज कर रहे हैं और एक फैक्टर बढ़ा रहा है, ये दोनों फैक्टर लगभग इक्विवेलेंट है, लेकिन इसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होगा, इसका भी होगा ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज +3, यहाँ पे +11, काफी अच्छा खासा, लेकिन ये भी कोई मामूली इफेक्ट नहीं है, एक नया सेल ऐड हो रहा है, साइज काफी डिफरेंस मिलेगा, है ना। तो ये दोनों अगर मैं इक्विवेलेंट मान लूं तो ये तो है स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा, ओवरऑल इफेक्ट ये आएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। समझ में आया कि पांचों इफेक्ट का निचोड़ ये है भाई, अंडरस्टूड। बस इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ग्रुप के अंदर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी को डिक्रीज करेंगे और ऐसा कौन सा फैक्टर जो आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो अब आप लिख सकते हो कि भाई ये वाला फैक्टर डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज, ये दोनों फैक्टर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। ओके, कर सकते हो। चलो, नाउ टुडे आवर आयनाइजेशन एनर्जी फैक्टर इज कंप्लीटेड with all the exceptional behavior and questions, so we will stop the class here only। इसमें जो और क्वेश्चन आएगा वो हम ले लेंगे टाइम टू टाइम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ यू कैन नोट इट डाउन।